हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। और हमारे पास आते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि 5 जगत का वर्गीकरण आप पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने मोनेरा प्रोटिस्टा पढ़ चुके हैं। किंगडम फंजाई की हम बात कर रहे हैं। किंगडम फंजाई में हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की। आपके पास 4 ग्रुप आए हैं फंजाई के, और उन चारों ग्रुप में हम देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, क्या क्या डिफरेंस है इन चारों ग्रुप्स में। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बात की है फाइकोमाइसीट्स की। जो फाइकोमाइसीट्स होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यहाँ पर हमने सेक्सुअल और ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की है, जिसमें हमने कहा अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सिंपली जो हाइफा होता है, सबसे पहले तो यहाँ पर जो हाइफा होते हैं वो ए सेप्टेट होते हैं। हमने कहा जो हाइफा होता है उसमें क्या होगी, यहाँ पर माइटोसिस होगी, और माइटोसिस में आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो स्पोर होते हैं ये क्या होते हैं, एंडोजेनस होते हैं, क्योंकि जो हाइफा है, जो फंगल बॉडी है, उसके अंदर यहाँ पर स्पोर बन रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, ये बर्स्ट होगा और स्पोर जो होंगे वो यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे। ये तो बात है किसकी, ये तो बात है किसकी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी कि अलैंगिक जनन की। अगर लैंगिक जनन की बात करें तो हमने कहा लैंगिक जनन में, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फीचर होता है गैमेट का फ्यूजन। गैमेट यहाँ पर क्या होंगे, गैमेट का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो हमने कहा क्योंकि यहाँ पर फंगल बॉडी जो है वो क्या होते हैं, एन होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, एन का मतलब क्या समझे, हैप्लॉइड। एन का मतलब समझे हैप्लॉइड, या हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, या गुणसूत्र की आधी संख्या। ठीक है, गुणसूत्रों की आधी संख्या। हमने कहा क्योंकि प्लांट बॉडी हैप्लॉइड, और हमने कहा था गैमीट जब बनते हैं तो गैमीट कैसे बनते हैं। आपने कहा कि यहाँ पर मियोसिस होगी, और जो गैमीट है, गैमीट में जो क्रोमोसोम है उनका नंबर हाफ होगा, तब जाके गैमीट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या कहा कि जो फंगल बॉडी है, जो मेन बॉडी ऑलरेडी कैसी है, यहाँ पर हैप्लॉइड है। अब हमने कहा यहाँ पर इनके जो न्यूक्लियस होते हैं, ये जो आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं के न्यूक्लियस एज अ गैमीट यहाँ पर क्या करेंगे, काम करेंगे। तो यहाँ पर हमने दो अलग अलग क्या ले लिए हैं, हाइफा ले लिए हैं। ये अलग फंगल बॉडी है, ये अलग फंगल बॉडी है। इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगा। और आपने कहा कि यहाँ पर एक प्रोसेस होगी जिसे आप क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी कहते हैं। इसे आप कहते हैं प्लाज्मोगैमी। क्या होता है प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। प्लाज्मोगैमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि जो कोशिका द्रव है वो क्या होते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं। इसका कोशिका द्रव, इसका कोशिका द्रव मिक्स हो गए हैं, और उस कोशिका द्रव में दोनों के न्यूक्लियस आ गए हैं, और एक स्ट्रक्चर बना है जिसे हमने कहा था जाइगोस्पोरेंजियम कहा था। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्लाज्मोगैमी तो हुई है, प्लाज्मोगैमी तो हो गई है, लेकिन न्यूक्लियस अभी क्या हुए हैं, सनलाइट नहीं हुआ, न्यूक्लियस का सनलाइट नहीं हुआ है। इस स्ट्रक्चर में दोनों के न्यूक्लियस आ गए हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हुए हैं। तो हमने कहा प्लाज्मोगैमी हुई है, दोनों का जो साइटोप्लाज्म है वो यहाँ पर क्या हो गया है, मिक्स हो गया है, और उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसे हम कहते हैं जाइगोस्पोरेंजियम। ठीक है, कुछ टाइम के बाद अब क्या होगी, कैरियोगैमी होगी। कैरियोगैमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पर क्या होगा, जो न्यूक्लियस है अब इनका क्या होगा, फ्यूजन होगा। क्लियर है इतनी बात। तो हमने कहा कि जब यहाँ पर न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, जब न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, जिसे आप कैरियोगैमी कह रहे हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी क्या, प्लाज्मोगैमी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, सनलाइट होगा, कैरियोगैमी में न्यूक्लियस होता है। अब हमने कहा कि जो यहाँ पर, जब यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो सनलाइट हो गए हैं, तो हमारे पास 2n स्टेज आती है। 2n स्टेज को हमने क्या बोला है, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब है फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, या फिर हमने कहा गुणसूत्रों की पूर्ण संख्या। ठीक है,
अब हमने कहा 2n स्टेज जब आ गई है तो अब यहाँ पर क्या हो सकती है, मियोसिस हो सकती है। यहाँ पर क्योंकि हमने कहा 2n स्टेज नहीं आई थी तो माइटोसिस हुई थी। माइटोसिस में आपने क्या बोला कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होता है, सेम ही रहता है। लेकिन मियोसिस हुई और आपने कहा जब मियोसिस हुई तो फिर से ये क्या बन गया आपके पास, आपने कहा हैप्लॉइड स्टेज आ गई है, आपके पास स्पोर बने हैं और इन स्पोर को आपने क्या बोला, जू स्पोर बोला। और ये जू स्पोर कैसे थे, हैप्लॉइड थे, एन स्टेज थे। क्यों एन स्टेज थे, क्योंकि मियोसिस हुई है। यहाँ पर मियोसिस में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं और नंबर ऑफ सेल क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्लियर है इतनी बात। अब ये जो जू स्पोर बन गए हैं, अब आपने क्या बोला, यहाँ से क्या होगा, ये बर्स्ट होता है इस प्रकार से और ये जो स्पोर हैं ये क्या होंगे, बाहर रिलीज हो जाएंगे इस प्रकार से। ये जो स्पोर है ये बाहर रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है ये हमने पढ़ा था फाइकोमाइसीट्स में। लेकिन हमारे पास जो ग्रुप आता है उसमें हमने एस्कोमाइसीट्स कहा था, जिसे हमने सैक फंजाई कहा था। क्यों इसे सैक फंजाई कहते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। हमने कहा अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो कोनिडिया के द्वारा होगा, जिसमें क्या होती है, माइटोसिस होती है। क्या बोला है, माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे और सेल यहाँ पर क्या होगी, डिवाइड होगी। आपने कहा कि कोनिडिया बनेंगे, कैसे बनते हैं कोनिडिया, इस प्रकार से। हमने कहा कोई भी हाइफा हमने ले लिया है, हमने कोई भी हाइफा लिया, हमने कहा यहाँ पर क्या हुई है, जब माइटोसिस हुई तो इस प्रकार से क्या बन गए हैं, कोनिडिया यहाँ पर बन रहे हैं। ये जो कोनिडिया बन रहे हैं ये क्या होंगे, फिर उसके बाद आपने कहा ये मेन जो बॉडी है वहां से क्या होंगे, मेन जो बॉडी है उससे क्या होंगे, ये सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पर ये क्या होगा, सेपरेट होगा, ये आपको ध्यान देना है, ये सेपरेट होगा, ठीक है। चलिए, अब हमने बोला कि कोनिडिया बने हैं यहाँ पर माइटोसिस के द्वारा और जो कोनिडिया है वो प्लांट बॉडी से अलग सेपरेट हो जाएंगे। जहाँ पर नमी वाली जगह होगी वहां पर ही फिर से नई फंगल बॉडी को यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, नई फंगल बॉडी के रूप में क्या होंगे, ग्रो होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कहा कि जो हाइफा थे, यहाँ पर जो हाइफा थे, दो हाइफा की जो कोनिडिया है वो आपस में उनमें क्या होगी, प्लाज्मोगैमी होगी, कैरियोगैमी हो जाती है और तब जाके हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर जो स्पोर्स होते हैं वो आते हैं। कैसे हमने समझा था, हमने कहा था दो हाइफा हैं, दोनों हाइफा की कोनिडिया हैं। अब ये जो कोनिडिया है ये इससे अटैच हो गए या ये कोनिडिया इससे अटैच हो गए, इस प्रकार से ये अटैच हो गए हैं। अब इनमें होगी प्लाज्मोगैमी, ठीक है। प्लाज्मोगैमी सेम जो आपने पिछले ग्रुप में पढ़ा था फाइकोमाइसीट्स में, प्लाज्मोगैमी हो गई है आपके पास। प्लाज्मोगैमी के बाद ये जो स्ट्रक्चर आया है इसे एस्कस कह रहे हैं। एस्कस में दोनों हाइफा का, अब ये जो एस्कस है ये इस प्रकार से हाइफा पे लगा होगा, ठीक है। हमने कहा ये जो एस्कस है, एस्कस में दोनों का साइटोप्लाज्म है, दोनों के न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म मिक्स हो गया है लेकिन न्यूक्लियस मिक्स नहीं हुए हैं, ध्यान दीजिए। आपको बोला गया था कि यहाँ पर जो कैरियोगैमी है वो इतनी आसानी से नहीं होती है, बहुत सालों लग जाते हैं, सैकड़ों जो वर्षों का टाइम है वो भी लग सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर प्लाज्मोगैमी हुई, एस्कस का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पर इस स्टेज को हम कहते हैं डाई कैरी ऑन स्टेज, एन प्लस एन फेज। एन प्लस एन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक एन तो ये है और एक एन ये है, तो आपने कहा इसे हम डाई कैरी ऑन फेज या एन प्लस एन फेज के नाम से जानते हैं। अब क्या होगा, कैरियोगैमी होगी। कैरियोगैमी में क्या होंगे, जो न्यूक्लियस है वो सनलाइट होंगे। ये न्यूक्लियस सनलाइट हो गए हैं, न्यूक्लियस के सनलाइट से आपने कहा एन प्लस एन क्या होगा, 2n होगा। जब एन दो एन मिक्स हुए तो आपके पास जो कंडीशन आएगी वो 2n की आती है, डिप्लॉइड कंडीशन आती है। और अब आप जानते हैं कि अगर डिप्लॉइड कंडीशन आई है तो मियोसिस होगी, और मियोसिस अगर आई है तो फिर से आपके पास हैप्लॉइड स्पोर बन जाते हैं। ये आपके पास हैप्लॉइड स्पोर आए हैं, पहले 4 स्पोर बने हैं, मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकेंड हुई, फिर आपके पास कितने बने हैं, 8 स्पोर बने हैं। लेकिन हमने कहा कि ये सिंगल एस्कस नहीं बनता है, ये सिर्फ एक ही एस्कस नहीं बनेगा, बहुत सारे एस्कस बंच में बनते हैं, ग्रुप में बनते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे एस्कस आ गए हैं और इन एस्कस के बाहर एक थैले नुमा कवरिंग होती है, प्रोटेक्शन होता है, थैले जैसी संरचना होती है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एस्कोकार्प। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम एस्कोकार्प कहते हैं और एस्कोकार्प के अंदर जो स्पोर बने हैं उसे हम एस्कोस्पोर कह रहे हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एस्कस अगर बन गया है तो एस्कस से ही एस्कोकार्प बना है, एस्कोकार्प से एस्कोस्पोर बना है। क्योंकि
आपने ये अब देख लें कि बैग जैसी संरचना बना रहे हैं, इसीलिए इसे सैक फंजाई भी कहते हैं। क्यों इसे सैक फंजाई कहते हैं? क्योंकि एस्कोकार्प का फॉर्मेशन होता है। तो आपसे पूछा भी जाता है कि अगर हम यहाँ पर इस फंजाई को सैक फंजाई कह रहे हैं तो क्या रीजन है इसका सैक फंजाई का? क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, एस्कोकार्प का फॉर्मेशन होता है। तो आप इजिली चीजों को याद रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस ग्रुप का नाम ही एस्कोमाइसीट्स है। एस्कोमाइसीट्स में एस्कस बना है, एस्कस से एस्कोकार्प बना है, एस्कोकार्प में एस्कोस्पोर बने हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें फाइकोमाइसीट्स की, जिसे आप जाइगोमाइसीट्स भी कहते हैं, आपने कहा जाइगोस्पोरेंजियम बना है, जाइगोस्पोरेंजियम में जाइगोस्पोर बनेंगे। सिंपल सी बात है, आपको चीजें बस ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जाइगोस्पोरेंजियम बना है तो यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर एस्कस बना है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है और दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। हम बात करेंगे बेसिडियोमाइसीट्स की, उससे पहले आप एक बार देखिए इमेजेस को कि क्या क्या चीजें आपने अभी तक डिस्कस की। चलिए, अब हमें नेक्स्ट ग्रुप यहाँ पर डिस्कस करना है। जो नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप आता है वो है यहाँ पर बेसिडियोमाइसीट्स, जिसे आप क्लब फंजाई भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या बोला था, एग्जाम्पल सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो एग्जाम्पल आता है एगेरिकस है, ठीक है, यूस्टिलैगो है एंड पक्सीनिया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो एग्जाम्पल आता है, जो मशरूम है जिसे हम खाने के रूप में भी यूज करते हैं, वो इसी ग्रुप में आता है। बेसिडियोमाइसीट्स की ही वो सारे क्या आते हैं, एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं। बेसिडियोमाइसीट्स में हमने क्या बोला था, ए सेक्सुअल स्पोर नहीं पाए जा रहे हैं। ठीक है, जो ए सेक्सुअल स्पोर हैं, अलैंगिक जो बीजाणु है वो नहीं पाए जा रहे हैं, लेकिन अलैंगिक जनन जो हो रहा है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो यही लाइन अगर हम एक बार पढ़े आपको समझ आ जाएगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो सिंपली फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो रहा है। फ्रेगमेंटेशन में क्या है, एक हाइफा है, वो उसका क्या हुआ, उसका विखंडन हो गया है। आपने कहा कि आपके पास दो नए हाइफा या दो नए जो माइसीलियम है वो बन जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट लाइन हमें क्या बताई गई है, ए सेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फाउंड। जो यहाँ पर अलैंगिक बीजाणु है वो नहीं पाए जाते। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल फॉर्मिंग अ बेसिडियम। हमने बोला कि यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें हमें ध्यान देने की वो किसके द्वारा होता है। नेक्स्ट लाइन हमें क्या बोलेगी, बेसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ बेसिडियम बाय अ डेवलपिंग अ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड अ बेसिडियोकार्प। क्या होता है बेसिडियोकार्प या क्या होते हैं बेसिडियम, अब हम इसकी बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा होगा, और उसमें फ्रेगमेंटेशन का नाम आपने पढ़ा है, यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर का नाम नहीं है। ठीक है, हम पढ़ेंगे सीधे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बेसिडियम, इन बेसिडियम। ठीक है, तो हमने बोला यहाँ पर ये वाली लाइन आप खुद कर देंगे जो बेसिडियोमाइसीट्स की है। हमने बोला यहाँ पर दो हाइफा लेंगे। ठीक है, दो हाइफा हमारे पास आते हैं इस प्रकार से। और आपने बोला कि यहाँ पर पहला जो ग्रुप हमारे पास आता है फाइकोमाइसीट्स, उसके अलावा सारे कैसे हैं, सेपरेट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये सेपरेट है। एक हाइफा हमारे पास ये आ जाता है और एक हाइफा हमारे पास ये आ जाता है। ये भी क्या होगा, सेपरेट होगा इस प्रकार से। यहाँ पर आपने कहा जब आप फाइकोमाइसीट्स की बात कर रहे थे तो जाइगोस्पोरेंजियम बना था, इसी प्रकार से बीच में आपने कहा था एक प्रोजेक्शन आया था, इसमें जाइगोस्पोरेंजियम बना था जब प्लाज्मा गैमीट थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर एक अलग ही हाइफा बन जाता है इस प्रकार से। ठीक है, कैसा होगा, ये सेपरेट होगा। अब सेपरेट है तो आप इतना जानते हैं कि इसमें दोनों के क्या होंगे, न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, दोनों के न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो चुकी है, ये आप समझ रहे हैं कि ये प्लाज्मोगैमी हो चुकी है। अब आपने क्या बोला था कि कैरियोगैमी में बहुत टाइम लगता है। ये कौन सी स्टेज हमारे पास आएगी, हमने कहा ये जो हमारे पास स्टेज आएगी
वो कौन सी स्टेज आएगी, यहाँ पर डाई कैरियन स्टेज आएगी। डाई कैरियन या N+N फेज हमारे पास आता है, ठीक है, N+N फेज आता है। अब इसमें क्या होता है, कैरियोगैमी होने से पहले, कैरियोगैमी हो इससे पहले यहाँ पर ये वाला जो प्रोजेक्शन है, जो डाइकैरियन फेज है या ये वाला जो हाइफा है, इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लगती है, ये कंटिन्यूसली ग्रो करने लगेगा और ये इतना ग्रो करता है कि आपके पास एक जो स्ट्रक्चर आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है और इस प्रकार के गिल्स हमारे पास बनने लगते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये स्ट्रक्चर आपने कहाँ देखा है, जब हम क्या कहते हैं मशरूम, या फिर मशरूम को समझ करके हम कुछ और चीजें भी, यहाँ पर कभी कभी होता क्या है कि आपने मशरूम को समझ करके कुछ अलग फंगस को खा लिया होता है जो पॉइजनस होते हैं, तो उससे क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हमने कहा ये मशरूम जैसे स्ट्रक्चर हमारे पास आते हैं, मशरूम जैसे बॉल हमारे पास आते हैं, ठीक है, और हमने इस स्ट्रक्चर को क्या कहा है, ये जो गिल्स पाए जाते हैं या फिर ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, इसे हमने कहा बेसिडियोकार्प। ये हमारे पास आता है बेसिडियोकार्प। अब आप समझिए जो ग्रुप का नाम है, क्या नाम है हमारे ग्रुप का, बेसिडियोमाइसीड्स, उसी नाम से आपके पास आगे के स्ट्रक्चर आएंगे। तो हमारे पास क्या बना, हमने कहा कि जब यहाँ पर दो अलग अलग हाइफा थे, दो अलग अलग हाइफा में हमने कहा प्लाज्मोगैमी हुई है, यहाँ पर आपने क्या बोला, आपने यहाँ पर क्या बोला कि यहाँ पर क्या हुई है, प्लाज्मोगैमी। जब प्लाज्मोगैमी हुई है तो दोनों हाइफा के कॉम्बिनेशन से एक जो दोनों हाइफा के प्लाज्मा की कॉम्बिनेशन से एक नए हाइफा का फॉर्मेशन हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, डाई कैरियन स्टेज हम या डाई कैरियन फेज हम इसे कहते हैं, ठीक है। अब हमने बोला यहाँ पर क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लगती है, अभी तक ध्यान दीजिए कैरियोगैमी नहीं हुई है, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, बेसिडियोकार्प कह रहे हैं, ठीक है। अब इस बेसिडियोकार्प में नीचे आपको गिल्स दिख रहे होंगे, जैसे कि रेनी सीजन में आप ऐसे जो स्ट्रक्चर है वो इजिली फाउंड कर सकते हैं, जैसे कि आपने बोला जहां पर जो सूखी लकड़ियां होती हैं यहाँ पर, या फिर जो घास पत्तियां होती हैं, वहां पर आप इस प्रकार के स्ट्रक्चर को इजिली देख सकते हैं। हमने बोला कि यहाँ पर क्या होता है, ये जो गिल्स होते हैं, अगर हम इन गिल्स को देखें तो इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसा होता है, और इसमें हमने कहा कि क्या होते हैं, दोनों के न्यूक्लियस प्रेजेंट हम होते हैं हमारे पास, यहाँ पर दोनों के स्टेज हमारे पास, दोनों के जो न्यूक्लियस है वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, और इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बेसिडियम कहते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, बेसिडियम कहेंगे। बेसिडियम में अब क्या होगी, हमने कहा बेसिडियम में अब होती है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी जब हुई तो हमने क्या बोला, न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, यहाँ पर मिक्स हो जाएंगे, और अगर न्यूक्लियस मिक्स हो गए हैं तो हमारे पास कौन सी स्टेज आई है, हमारे पास आ गई है 2n स्टेज, यानी कि डिप्लॉयड स्टेज आ गई है। अगर डिप्लॉयड स्टेज आ गई है तो हमने बोला यहाँ पर क्या होगी, मियोसिस होगी, और अगर मियोसिस यहाँ पर होती है तो हमने क्या बोला, यहाँ पर स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। लेकिन ये स्पोर कैसे बनते हैं, ये जो स्पोर है इस प्रकार से बनते हैं, बॉडी के बाहर ये स्पोर बन रहे हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, बेसिडियो स्पोर कहते हैं। ये जो बेसिडियो स्पोर है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या होंगे, इस बॉडी से अलग होते हैं, जब इस बॉडी से अलग होंगे, जो नमी वाली जगह है वहां पर जाएंगे, और वहां पर जा करके फिर से एक नए हाइफा या एक नई फंगल बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमारे पास आती है लैंगिक जनन, जो कि आप किस में देख रहे हैं,
यहाँ पर आपके थर्ड ग्रुप में, जिसका नाम है बेसिडियोमाइसिस। अब यहाँ पर आपने कहा कि जो भी नए वर्ड्स हमारे पास आए, कौन कौन से नए वर्ड्स हमारे पास आए हैं, जैसे कि जो अलग अलग स्टेज आई है, जैसे बेसिडियोकार्प हमारे पास आए हैं, बेसिडियम हमारे पास आए हैं और बेसिडियोस्पोर्स हमारे पास आए हैं। तो हमने कहा कि क्योंकि इस ग्रुप से रिलेटेड है, अब आप ध्यान रख सकते हैं कि बेसिडियम कहाँ पर बन रहा होगा, किस ग्रुप में बन रहा होगा, या फिर एस्कस किस ग्रुप में बन रहा होगा, ठीक है, या फिर हमने कहा कि जो जाइगोस्पोरेंजियम है वो किस ग्रुप में बन रहा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो बेसिक सी जो प्रोसेस है वो सेम है सब में, कि प्लाज्मोगेमी सब में हो रही है, ठीक है, कैरियोगेमी सब में हो रही है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा दो अलग अलग हाइफा थे, अलग अलग फंगल बॉडी के हाइफा जब मिक्स हुए तो उन्होंने एक हाइफा बनाया जिसमें दोनों के न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। इसमें जब बहुत एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है तो ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। और बेसिडियोकार्प में ये जो गिल्स हैं, यहाँ पर ये जो गिल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली में इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है। इसका मतलब यहाँ पर दोनों के न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। जब इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेसिडियम, बेसिडियम में कैरियोगैमी हुई तो 2n स्टेज आई है, डिप्लॉइड स्टेज आई है, ठीक है। डिप्लॉइड स्टेज में आप जानते हैं मियोसिस होती है, मियोसिस से स्पोर बनेंगे, ये स्पोर इस प्रकार से बनेंगे और इन स्पोर्स को बेसिडियोस्पोर्स हम कहते हैं। और आप जानते हैं कि इन स्पोर्स का जर्मिनेशन कब और कैसे होगा, ठीक है। यही चीज हमने सेम पढ़ी थी, क्या बोला था हमने, बेसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन बेसिडियम। बेसिडियोस्पोर्स कहाँ बन रहे हैं, बेसिडियम में बन रहे हैं। क्या बोला, बेसिडियोस्पोर्स जो बन रहे हैं वो बेसिडियम, ये पूरा बेसिडियम ही तो चल रहा है, ये बेसिडियम है, ये बेसिडियम है, ये बेसिडियम है। आपने कहा बेसिडियोस्पोर्स कहाँ बन रहे हैं, बेसिडियम में बन रहे हैं। नेक्स्ट लाइन हमने क्या बोली थी, बाय डेवलपिंग अ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियोकार्प। आपने कहा कि यहाँ पर एक फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प बना था, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर जो बेसिडियोस्पोर है वो बने हैं। तो हमने थ्योरी पोर्शन हमने पढ़ लिया था। अब आपको डायग्राम क्या करना है, यहाँ पे नोट करना है किस प्रकार से यहाँ पर रिप्रोडक्शन हुआ है। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रुप आता है वो हमारे पास लास्ट है ड्यूटेरोमाइसीट्स, जिसे हम कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। क्यों इसे इम्परफेक्ट फंजाई हम कह रहे थे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो सेक्सुअल स्टेज है फंगस की, जब हम किसी फंगस की सेक्सुअल स्टेज नहीं फाइंड कर पाते हैं, हमें पता नहीं चल पाता है कि इसकी सेक्सुअल स्टेज कौन सी है, तब हम इन फंगस को इस ग्रुप में रख सकते हैं ड्यूटेरोमाइसीट्स। इसीलिए कहा गया ओनली वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल फेज इज नोन। हमने कहा कि सिर्फ दो ही फेज हमें पता है, हो सकते हैं एसेक्सुअल फेज भी हो, लेकिन वो पता नहीं चल पाती है, तो उसे हम किस ग्रुप में रखते हैं, ड्यूटेरोमाइसीट्स में। इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जा रहा है। माइसीलियम सेपरेट है, ब्रांच है, एंड सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स और पैरासिटिक। एग्जाम्पल आप कर चुके हैं, ये बात आप ध्यान दे चुके हैं, ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब आपने कहा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है या एसेक्सुअल फेज इसकी नोन है, सेक्सुअल फेज इसकी नोन नहीं है। तो आप वो अगर हम कहें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीनों का कंपैरिजन करना है, तीनों क्लासेस में कौन कौन से आपने यहाँ पर पढ़े हैं। ये हमने बात की है किसी किंगडम फंजाई की। किंगडम फंजाई हमने कंप्लीट यहाँ पर कर लिया है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें सबसे मस्ट जो होता है यहाँ पर वो होते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। ग्रुप के कौन से एग्जाम्पल है वो आपको ध्यान रखने हैं। नया हमारे पास एक टॉपिक आता है, ये किंगडम, ये किसी भी किंगडम में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। किंगडम फंजाई हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर। अब हम बात करेंगे कुछ वायरसेस की, कि वायरस क्या होते हैं। और वायरस को सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जो वायरस हैं वो किसी ग्रुप में हमने नहीं रखे हैं। क्यों, क्योंकि ये ना तो लिविंग की फॉर्म में आते हैं ना ही नॉन लिविंग की फॉर्म में आते हैं, इसीलिए वायरस को हमने सेपरेटली यहाँ पर पढ़ा है। आपने किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया को पढ़ा है, किंगडम प्रोटिस्टा के बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास आए हैं, और किंगडम फंजाई आपने पढ़ ली है। हमारे पास दो किंगडम रह जाते हैं, किंगडम प्लांटिया एंड एनिमेलिया, जिसे हम सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे। वायरस क्या होते हैं एक बार आप ध्यान दीजिए, क्योंकि हमने कहा वायरस क्या होते हैं, अगर ये किसी की बॉडी के बाहर है, ठीक है, फ्री लिविंग है, ये फ्री लिविंग नहीं होते हैं। अगर ये किसी इन्वायरमेंट में फ्रीली पड़े हुए हैं तो ये नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी लिविंग सेल के अंदर ये आ जाते हैं तो इनमें क्या आ जाता है, ये लिविंग कहलाते हैं, या इनमें लिविंग का जो कैरेक्टर है वो आ जाता है। आपने कहा द वायरसेस आर ए सेलुलर स्ट्रक्चर, क्या बोला गया है, क्या बोला गया है कि जो वायरस है वो ए सेलुलर स्ट्रक्चर है इनके, यानी कि इनमें सेल नहीं पाई जा रही है। अगर एक नॉर्मल सेल की बात करें, हम एनिमल सेल की बात करें, तो हम क्या कहते हैं कि ये एनिमल सेल है, यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, इसमें क्या होगा, बीच में न्यूक्लियस पाया जाएगा, और कुछ कुछ यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स आपको मिल जाएंगे। अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो क्या कहते हैं हम,
प्रकार से हम बोलते हैं कि ये क्या है, सेल वॉल है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस आएगा और बीच वाला जो पोर्शन यहाँ पे साइटोप्लाज्म आता है और हमने कहा कि सेल ऑर्गेनेल्स आती है। ये तो हमने सेल का स्ट्रक्चर देखा, लेकिन अगर हम वायरस की बात करते हैं तो हमने कहा कि कुछ भी जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल है, उसके बाहर प्रोटीन की लेयर है। क्या है, एक प्रोटीन की लेयर है जो कि क्या कर रही है, इस जेनेटिक मटेरियल को सराउंड कर रही है। सिर्फ इतना सा स्ट्रक्चर हम कहते हैं कि ये वायरस है, इसमें कोई सेल नहीं पाई जा रही है, इसीलिए कहा गया है अकोशिकीय संरचनाएं होती हैं। अब आपको करना क्या है, वायरस के बारे में आप थोड़ा सा घर से पढ़ करके लेके आएंगे, वायरस क्या होते हैं, वायरस की संरचना किस प्रकार की होती है, वायरस हमारे लिए हार्मफुल है या हेल्पफुल होते हैं, ये सारी चीजें आप घर से एक बार पढ़ करके लेके आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे वायरस के बारे में और वायरॉइड्स के बारे में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।